दिव्या। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5G प्रौद्योगिकी से देश में नया बदलाव होगा और विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। वे आज गांधीनगर में अडालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन विशिष्ट स्कूलों से राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाने में मदद मिलेगी और विद्यार्थियों की सभी जरूरतें पूरी होगी। श्री भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, शिक्षा जगत के सभी दिग्गज, गुजरात के होनहार विद्यार्थी मित्र, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज गुजरात अमृत काल की अमृत पीढ़ी के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा कदम उठा रही है। विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के निर्माण की तरफ ये एक मील का पत्थर सिद्ध होने वाला है। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, इसके शुभारंभ पर मैं सभी गुजरात वासियों को, सभी अध्यापकों को, सभी युवा साथियों को, इतना ही नहीं आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हाल ही में देश ने मोबाइल और इंटरनेट की 5th जनरेशन यानी 5G के युग में प्रवेश किया है। हमने इंटरनेट की 1st G से लेकर 4G तक की सेवाओं का उपयोग किया है। अब देश में 5G बड़ा बदलाव लाने वाला है। हर जनरेशन के साथ सिर्फ पीढ़ी नहीं बढ़ी है, बल्कि हर जनरेशन ने टेक्नोलॉजी को, जीवन को करीब से करीब हर पहलू के साथ जोड़ा है। साथियों, इस प्रकार हमने देश में स्कूलों की भी अलग अलग जनरेशन को देखा है। आज 5G, स्मार्ट सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीचिंग से आगे बढ़कर हमारी शिक्षा व्यवस्था को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी ताकत को भी हमारे छोटे छोटे बाल साथी, हमारे विद्यार्थी स्कूलों में बड़ी आसानी से अनुभव कर पाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल के छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नया भारत रक्षा क्षेत्र में नवाचार और कार्यान्वयन के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। आज गुजरात के गांधीनगर में रक्षा प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले भारत विश्व के सबसे बड़े रक्षा
उपकरण आयातक देश के रूप में जाना जाता था, लेकिन नए भारत ने इच्छा शक्ति दिखाई और मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र में सफलता की कहानी बन रहा है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद हमारे ही देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां कुल 220 करोड़ की लागत से 110 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने लाभुकों के बीच 101 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के चौखट तक पहुंचकर राज्य सरकार योजनाओं का लाभ दे रही है। वो पूरा इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा और सरकार खर्चे पर हमारे गरीब बच्चों को पढ़ेगा। आपके यहाँ बहुत सारे जो हमारे कल्याण विभाग से हॉस्टल बना होता है, छात्रावास होता था, वो छात्रावास कितना लुप्त स्थिति में था, कितना खराब, जब से बड़ा कभी भी उस पर एक बार भी रंग उतरा नहीं हुआ था। आज सभी हॉस्टलों को पुनर्जीर्णोद्धार किया जा रहा है और उन हॉस्टलों में सरकार ने निर्णय लिया है कि उस हॉस्टल के लिए सिक्योरिटी गार्ड का भी व्यवस्था करेगा और रसोइया का भी व्यवस्था करने जा रहा है। और उस पर हम नियम भी बनाने जा रहे हैं। उन हॉस्टलों में भी जो कल्याण विभाग के हॉस्टल में बच्चियां रहती हैं, उन हॉस्टलों में वो लोग अपना अनाज अपना घर से लेके आते हैं। हम उस पर अभी चिंतन कर रहे हैं कैसे उसका रास्ता निकाला जाए कि अब उन हॉस्टलों में बच्चों को अपने घर से अनाज लाने की जरूरत नहीं है, सरकार खुद वहां पर अनाज उपलब्ध कराने का काम करेगी। खूंटी जिले के डुमरगरी पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और पर्यटन सचिव मनोज कुमार शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया। मुख्य सचिव के सामने ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के जरिए उनका लंबे समय से लंबित वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड जैसे मामलों का समाधान होगा। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि जनता की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं और क्या क्या इसका प्रोसीजर जो गाइडलाइन था उसके अकॉर्डिंगली फॉलो हो रहा है कि नहीं, कुछ चीज़ें उन्होंने देखी, ऑब्जर्व की, कुछ लोगों से इंटरेक्शन भी किया और उसके बाद उन्होंने कुछ फीडबैक भी दिए और उसको कहीं कहीं पे कहाँ पे और भी चीज़ें अच्छी तरीके से हो सकती है उसको बेहतर करने के उपाय भी सुझाए और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि और इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को कैसे डेवलप किया जा सकता है। इसी संदर्भ में सर लतातुर डैम भी विजिट करने गए थे कि चूँकि हमारे प्रभारी सचिव महोदय टूरिज्म सेक्रेटरी भी हैं, तो उन्होंने विजिट भी किया और उस पर कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए उस पर भी डिस्कशन हुआ। और साथ में देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1946 नए मामले
सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2417 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 25,968 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के कई मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आज पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को हरा दिया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने नई दिल्ली में परिणामों की घोषणा करते हुए कहा कि श्री खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए 2 दिन पहले मतदान हुआ था। श्री खड़गे 24 वर्षों में पहले कांग्रेस अध्यक्ष होंगे जो नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाकर जामताड़ा जिले के किसान काफी उत्साहित हैं और वे प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। जिले के 98,000 से अधिक किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का 12वीं किस्त क्रेडिट हुआ है। जामताड़ा के कृषि विज्ञान केंद्र में कल सैकड़ों किसानों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण सुना और देखा। किसानों ने प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि का 12वां किस्त सौंपे जाने पर आभार व्यक्त किया। किसान सम्मान निधि सम्मेलन से जो हम लोग को ये सपोर्ट मिल रहा है कि खेती के लिए जो हम लोग को जो खाद वगैरह की मतलब कमी हो जाता है, तो उसी जो हम लोग को 3 महीना या 4 महीने के बाद हम लोग को 2,000 रुपया पीएम किसान सम्मान निधि से हम लोग को मिल रहा है। बहुत लाभ मिल रहा है कि उसी पैसा से हम लोग खाद खरीदते हैं और अपना मतलब खेती को आगे बढ़ाते हैं और अपना बिजनेस उसी से हम लोग बहुत बढ़ाती हो जाता है और बहुत सपोर्ट हम लोग को मिलता है। मोदी जी से ये हम प्रार्थना करेंगे ताकि और किसान को इस तरह की पीएम किसान से जुड़ाइए। मोदी जी की तरफ से जो किसान भाइयों के लिए जो पैसा जब 2,000 रुपया हर किसान के नाम पर अभी वितरण कर रहा है, ये अगर पैसा हम लोग को किसान भाई को अगर सही टाइम पर मिलते हैं तो हम लोग को भी सही टाइम पर हम लोग का उपज हो पाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि जामताड़ा जिले के 48,000 से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी किया, जिससे हमारे जामताड़ा जिले के करीब 58,000 किसान लाभान्वित हुए और ये पैसा पाकर वो अपने खेती में और भी खेती को लाभकारी बना रहे हैं। जामताड़ा जिले के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेकर बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण सहित अन्य जरूरी चीजों की खरीदारी कर सहज तरीके से खेती कर रहे हैं और इसका लाभ उन्हें मिल रहा है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रांची में पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कल हुए पंचायत प्रतिनिधियों का अभिनंदन समारोह ऐतिहासिक रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। श्री प्रकाश ने कहा कि अब भाजपा गांव-गांव में सड़क पर उतरेगी। लगातार साहेबगंज में वहां की जनता चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम सब कोई जानते हैं कि वहां पर लगातार साहेबगंज में वहां की जनता, भारतीय जनता पार्टी लगातार उस इलीगल माइनिंग और उसके इलीगल ट्रांसपोर्टिंग के सवाल पर हमेशा आंदोलन करते रहा। जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज
सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि उन्हें एजेंसी से इस मामले में कुछ निर्देश लेने हैं, जिसके बाद कोर्ट ने उनसे पूछा कि ईडी का केस की जांच में और कितना समय लगेगा। इसके साथ ही अदालत ने ईडी के अधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए जमानत पर अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की। पिछले 4 महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल ने झारखंड उच्च न्यायालय में नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। नेहरू युवा केंद्र संगठन झारखंड इकाई रांची के तत्वाधान में आज मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से मेगा क्लीन इंडिया 2 की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रांची के विधायक सीपी सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। इस दौरान मोरहाबादी परिसर में साफ सफाई की गई। इस अवसर पर विधायक सीपी सिंह ने लोगों से स्वच्छता के प्रति कृत संकल्पित होने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद नेहरू युवा केंद्र रांची के निदेशक हनीश सिन्हा ने कहा कि राज्य भर में स्वच्छता के लिए मेगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा एकत्र कर रहे हैं। राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान क्लीन इंडिया 2.0 के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय गुमला और दुमका द्वारा स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। गुमला के सिसई में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परिसर में फिट इंडिया के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो गुमला की क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी महाविश रहमान समेत स्कूल के शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। दुमका में भी कार्यक्रम आयोजित कर इंद्रपुरी सिनेमा के निकट छठ घाटों की साफ सफाई की गई। इस मौके पर केंद्रीय संचार ब्यूरो के अधिकारी शाहिद रहमान समेत बड़ी संख्या में वॉलंटियर मौजूद थे। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जामताड़ा पुलिस को आज सफलता मिली है। साइबर थाना पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों से 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड और 1 एटीएम कार्ड बरामद किया गया। उधर पाकुड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधियों को रेल पुलिस के जवानों एवं अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान हालांकि एक अन्य व्यक्ति भागने में सफल रहा। जीआरपी प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि सभी अपराधी नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। एक लड़का पकड़ा के आया, उसके यहाँ पास से कट्टा देसी और एक गोली बरामद हुआ। उसको लेकर आरपीएफ आए, आरपीएफ लिखित दिए, उसको हमको सुपुर्द किए। हम अग्रिम कार्रवाई बताया है सर। कहाँ कराने वाले दोनों लड़का। देवघर एयरपोर्ट के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार के जवाब पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने एयरपोर्ट के आसपास की बिल्डिंग को तोड़ने पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया है। अब इस मामले में 11 नवंबर को सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।
तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 22 अक्टूबर तक रांची तथा आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। दक्षिण बंगाल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से राज्य के कई जिलों में 24 अक्टूबर को दीपावली के दिन भी आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। 25 और 26 अक्टूबर को रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.8 और न्यूनतम 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम 22.3 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। नेहरू युवा केंद्र संगठन झारखंड इकाई के तत्वाधान में आज रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से मेगा क्लीन इंडिया 2 का आगाज किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के विधायक सीपी सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक हनी सिन्हा उपस्थित रहे। अभियान को संबोधित करते हुए रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि हम सभी को स्वच्छ भारत बनाने हेतु कृत संकल्पित होने की जरूरत है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग कोडरमा द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बृहद रूप से प्रचार प्रसार कर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में आज जिले के चिन्हित प्रखंड के पंचायत में लगाए गए शिविर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। विधायक गीता कोड़ा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुदूरवर्ती जंगल क्षेत्रों में विद्युतीकरण, खराब ट्रांसफार्मरों का यथाशीघ्र बदलीकरण समेत स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल करने का निर्देश दिया। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में नकाबपोश अपराधियों ने सब्जी बाजार में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। इस गोलीबारी की घटना में 2 लोगों को गोली लगी है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बिरनी प्रखंड के सिमराढा पंचायत में आयोजित पंचायत स्तरीय शिविर का निरीक्षण कर ग्रामीणों को मिल रही सरकारी योजनाओं और उसके लाभ की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी उन्होंने जायजा लिया। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की विजिलेंस टीम ने मगध ओपन कास्ट कोल प्रोजेक्ट में कोयले के स्टॉक में हेराफेरी का मामला पकड़ा है। यहां स्टॉक से अधिक कोयला दिखाया गया है। टीम ने सीसीएल प्रबंधन से दोषी अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। गुमला में दिवाली मेले का औपचारिक शुभारंभ उपायुक्त सुशांत गौरव द्वारा किया गया। इस दौरान कई स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने आकर्षक रंगोली बनाई। इस दौरान उपायुक्त ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि मेले में आकर खरीदारी करें और महिला समूह की दीदियों का हौसला बढ़ाएं। साहेबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कटिहार जिले के डीएम उद्यन मिश्रा पर अवमानना का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत में सशरीर हाजिर नहीं होने पर यह आदेश दिया गया है। गंगा नदी में मालवाहक जहाज परिचालन की अनुमति नहीं देने से जुड़े मामले में अदालत में साहेबगंज डीसी एवं कटिहार के डीएम को हाजिर होना था। रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर सफाई कार्यों की समीक्षा की और दिवाली से पहले सभी वार्डों में सफाई कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। मेयर ने कहा कि निगम क्षेत्रों में मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इस संबंध में निगम व स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर विजिट कर रही है। रवांडा गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त ऑस्कर कैकट्टा एवं माली गणराज्य में भारत के राजदूत अंजनी कुमार ने रामगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चितरपुर प्रखंड के सुकरीगढ़ा गांव में सिल्वर ज्वेलरी क्लस्टर के स्वर्ण शिल्पी कारीगरों से मुलाकात की। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने अंजनी कुमार एवं ऑस्कर कैकट्टा को सिल्वर ज्वेलरी क्लस्टर में कारीगरों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।
हॉकी की नर्सरी के रूप में चर्चित सिमडेगा जिले में अन्य खेल प्रतिभाएं भी उत्कृष्ट सफलता हासिल कर रही हैं। सिमडेगा के 62 वर्षीय प्रवीण कुमार जैन ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर एक मिसाल पेश की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाले सिमडेगा के प्रवीण जैन ने कहा कि यह टूर्नामेंट चुनौतीपूर्ण रहा। इसमें 17 देशों के खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें प्रोफेशनल खिलाड़ी भी थे। इस टूर्नामेंट में सारे प्रोफेशनल प्लेयर थे। उनकी स्टडी ज्ञान काफी गहरा होता है। उसके बीच कुछ युवा भी थे, कुछ बच्चे भी थे। मुकाबला करना काफी चुनौतीपूर्ण था, परंतु मैंने उसका मुकाबला किया। कुछ मैच ड्रॉ भी किए और कुछ मैच में विजय भी प्राप्त की। प्रवीण जैन की सफलता से उनके परिजन भी बहुत खुश हैं। उनके बेटे बजरंग जैन और भतीजे कृष्णा जैन ने कहा कि इस सफलता से उन्हें प्रेरणा मिली है कि वे अपने जीवन में कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। बहुत अच्छा हो रहा है और हमारे पापा जो रायपुर ओपन चेस टूर्नामेंट खेलने गए, वहाँ पे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी लंबे समय के बाद उन्होंने गए। बिजनेसमैन होके भी उन्होंने लंबे समय के बाद गए और वो लगभग 23 साल पहले चेस टूर्नामेंट राउरकेला में खेले थे। हम लोगों को सबसे पहले तो सभी को बधाई देना चाहेंगे कि चाचा जी ने इस खेल में हिस्सा लिया और हम लोगों को एक मन में उत्साह की भावना उत्पन्न हुई कि कोई भी खेल को अच्छे तरीके से खेलने के लिए सबसे पहले उत्साह जरूरी है। उत्साह के साथ साथ उमंग भी जरूरी है और हम लोगों को बहुत ही खुशी लग रहा है कि चाचा जी आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंटरनेशनल चेस प्रतियोगिता में भाग लिए। इसके लिए हम लोग बहुत ही खुश हैं। उम्मीद है कि उम्र के 6 दशक पूरे कर लेने के बावजूद प्रवीण जैन की यह कामयाबी शतरंज के क्षेत्र में युवाओं को भी आगे आने के लिए प्रेरित करेगी। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर कई विकास परियोजनाओं के लिए सौगात। डिफेंस एक्सपो का किया उद्घाटन। चतरा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। दी कई सौगात, लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। भाजपा का आरोप, राज्य में भ्रष्टाचार से त्रस्त है जनता। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, सड़क पर उतरेगी भाजपा। और साइबर अपराधियों के खिलाफ जामताड़ा पुलिस को मिली सफलता, 3 गिरफ्तार। पाकुड़ में हथियार के साथ आरपीएफ ने 2 युवकों को पकड़ा।